हम वो करने जा रहे हैं, और वो करने जा रहे हैं जो शायद हमारे सो कॉल्ड आदर्श के सिद्धांतों को बहुत तकलीफ पहुंचाने जा रहे हैं। कभी भारत के ऊपर आरोप नहीं लगे किसी देश में हमने ब्लास्ट कराए, कराना पड़े, क्योंकि आज हम इजराइल के बड़े अच्छे दोस्त हैं, इजराइल से सीखेंगे जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ ही होते रहे, हम तो आज तक ही भुगतते रहे ना, कांड उन्होंने किए हैं, बाद में तो हम खाली इकट्ठा करके अपने लोगों के सब। ये बात अमेरिका को बहुत नापसंद आई, भारत कैसे उसके क्षेत्र में दखल देने की कोशिश, कह रहा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, कुछ भी अभी तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब चुप रहे तो उतना ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ। तो अब हम समस्याओं को परमानेंटली निपटाने के लिए, तो भारत ये जानता है कि अगर हमने 2-4 बम गिरा दिए, तनातनी बढ़ा दी, इससे कुछ नहीं होगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगला जो भारत का भी है, अमेरिका का एक बहुत खास सिग्नेचर स्टाइल है अमेरिका को जहां पर भी जिस देश में कुछ करना होता है वहां पर वो आंतरिक उपद्रव कराता है, कूप कराता है, और वहां की जो सरकार जो उसके खिलाफ जा रही है उसको वो खत्म कर देता है। ये CIA का सिग्नेचर स्टाइल है। लीबिया इज द बेस्ट एग्जांपल, इराक इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ईरान में भी उसने कोशिश की, सफल नहीं हो पाया वो। पूरी दुनिया में उसका एक बहुत सिग्नेचर स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल है उसका, कि भाई ये हमारे हिसाब से नहीं होगा तो इसको उड़ा दो। सीरिया बेस्ट एग्जांपल है। तो रिसेंट में बहुत से ऐसे देश हैं, अभी सूडान, अफ्रीकन कई कंट्री, जहां पर वो क्या करता है, वो उसको खत्म कर देता है, ठीक है। अगर हमारे हिसाब से वो कहता है मुझे अपने रिसोर्सेज दे दो, तो ये डेमोक्रेसी के रूप में जाता है। अब कोई राष्ट्र कह रहा है नहीं मैं अपने रिसोर्स अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो नहीं, ये तो फिर गलत बात हो गई, उसको मार के खत्म करो। अब जैसे रशिया के लिए उसने यूक्रेन को इस्तेमाल किया, तो पूरी दुनिया में ये बहुत उसका एक खास स्टाइल है अमेरिका का, वो रिजीम चेंज कर देता है, वो फिर मतलब क्या होगा, सत्ता परिवर्तन करेगा वो। तो बांग्लादेश में भी क्या हुआ, इसने जो है पहले शेख हसीना ने भी जाने से पहले भी ये बात कही थी कि भाई अमेरिका के एक बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई हमें तुमसे ये आइलैंड चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए मुझे, ठीक है, और ये पूरा मुझे हिस्सा चाहिए, हम इसको चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये अगर यहां पर आ गया तो फिर वो चाइना को कंट्रोल कर लेगा, रशिया को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, उसको यहां पर बेस बनाना चाहता है अपना। अब जैसे भारत के ऊपर भी माना जा रहा है जो हमला हुआ है, इसमें अमेरिका का हाथ है। क्यों हाथ है? क्योंकि बागराम एयरबेस, आपने देखा कि मुत्ताकी भारत आते हैं, बड़े लंबे ये चर्चा का विषय है, मुत्ताकी भारत आते हैं। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री मुत्ताकी जब भारत आते हैं तो वो क्या होता है, वो भारत के पक्ष में बयान दे देते हैं। बागराम एयरबेस हर हालत में चाहिए था पाकिस्तान को, वो उसको अमेरिका को। बागराम उनका सबसे बड़ा बेस था जो उसको वो छोड़कर भागे थे जब सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई रशिया को कंट्रोल यूक्रेन से नहीं कर पा रहे, यूक्रेन में वो कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, हमें बागराम एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान में। तो जो ये मुल्ला मुनीर को आगे किया गया, मुल्ला मुनीर ने वादा किया कि भाई अब मुझे फील्ड मार्शल या अनंत काल के लिए बना दो कुछ भी, हम तुम्हें बागराम एयरबेस दे देंगे, ठीक है। ये उसने कोशिश की और ये लगा कि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे अफगानिस्तान उनके साथ आएगा। भारत ने पीछे से कुछ अपने जाल बिछा रखे थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TPP ने जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ आ गए। उसी समय मुत्ताकी भारत आए और भारत के साथ बहुत अच्छा उनकी दोस्ती हुई। भारत ने भी वो अपने पर्दे निकालकर फेंके कि यार हम कैसे इधर उधर, बोले कोई बात नहीं, हम बातचीत करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी हम सब करेंगे। मुत्ताकी का खूब जबरदस्त स्वागत हुआ, ये हुआ। हालांकि तमाम कोशिशें हुई, जैसे महिलाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं, ये सब मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मुत्ताकी जाते जाते बोल गए कि बागराम एयरबेस हम भारत के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। बस ये बात अमेरिका को बर्दाश्त थी ही नहीं, क्योंकि बागराम का मतलब ही हो गया कि वो पूरे सेंट्रल एशिया पर अपना कब्जा कर सकता है। सबसे ताकतवर बेस था उसका, अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिकन शहर के बराबर था, वो इतना पावरफुल था। तो बागराम एयरबेस उसको चाहिए था। मुल्ला मुनीर ने कहा भाई हमें सब कुछ दे दीजिए, हमें भीख देते रहिए, हमें पावर देते रहिए भारत के खिलाफ, हम आपको बागराम एयरबेस दिला देंगे। पाकिस्तान खुद फंस गया अपने बवालों में। तो बागराम एयरबेस को अफगानिस्तान ने कहा भारत के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। भारत ने कहा कि हम आपको देंगे, भारत ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, भारत ने कहा हम आपको ही डेवलपमेंट करके हम आपको दे देंगे। ये बात अमेरिका को बहुत नापसंद आई कि भारत कैसे उसके क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं डेवलप हो सकता था अगर इसमें अमेरिका और CIA डीप स्टेट इसमें शामिल नहीं होता। इतना अमोनियम नाइट्रेट, इतना जो है सारे पदार्थ, ये नहीं इतना फैल पाता अगर इसमें यह पाकिस्तान की औकात है। अभी अभी पटक के पीटा है हमने उसको, डर तो उसके अंदर बैठा है ना, इतना नहीं तेज हो सकता था। ये पूरा नेटवर्क किसने, इसको मदद किसने की? अमेरिका ने। अमेरिका भारत को मैसेज देना चाहता था, देख भाई मेरे हितों के बारे में अगर तुम बात नहीं करोगे, मेरी चीजों पे तुम नजर दिखाओगे, तो अभी तो ये ट्रेलर है, ये भारत में अलग जगह हो सकता है, इतने बड़े देश में जहां तुम्हारे देश के खिलाफ आइडियोलॉजी बहुत आसानी से क्रिएट की जा सकती है, हम कर देंगे। और अब ये ट्रेल पकड़ में आ रही कि सारा गेम हुआ बांग्लादेश से, लेकिन भारत भी अब बदल चुका है। बहुत लोगों को नहीं पता कि भारत अब बहुत बदल चुका है। भारत बहुत प्रैक्टिकली इसको जो है डील करने की कोशिश कर रहा है। भारत ना तो जल्दबाजी में कर रहा है, जो वर्तमान सरकार है वो हर चीजों को बहुत प्यार से मैनेज कर रही है, कोई इमोशनली दबाव में नहीं आ रही है। कोई कह रहा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, कुछ भी अभी तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब चुप रहे तो उतना ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ है।
तो अब हम समस्याओं को परमानेंटली निपटाने के मूड में हैं। तो भारत ये जानता है कि अगर हमने 2-4 बम गिरा दिए, तनातनी बढ़ा दी, उससे कुछ नहीं होगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगला जो भारत का गेम है, उन्हें समझ में आ गया पाकिस्तान से बड़ा खतरा, और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो कहां आ रहा है? बांग्लादेश में। अगर अमेरिका पूरी दुनिया में रिजीम चेंज का खेल खेल सकता है तो भारत क्यों नहीं खेल सकता? समझना इस बात को, बड़ी गहरी बात है ये। तो भारत, क्योंकि भारत हमेशा से नेबर्स फर्स्ट और वो जो आदर्शवादी पंचशील और अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हैं, बट हमारी मजबूरियां नहीं है। ये आर प्रैक्टिकल, ये हमारी वैल्यूज हैं, हम अपनी वैल्यूज की इज्जत करते हैं। बट हमारे देश में स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे भारत को क्या इतना एग्रेसिव होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम बोले मैं नहीं है, तो अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। अगर ऐसा नहीं होता हम मिसाइल्स क्यों बनाते, हम परमाणु परीक्षण क्यों करते, हमें डिफेंस की जरूरत ही नहीं थी फिर तो। भारत के ऊपर ये हमला हुआ और भारत चुप है। अमित शाह ने इतना कहा कि बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार कहीं भी कुछ भी नहीं कर रही है। वो क्या है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो अंदर से जो उनके पास खबरें थी वो खबरें समझ में आ रही कि भारत अब वो करने जा रहा है जो भारत ने आज़ादी के बाद कभी करने का दुस्साहस ही नहीं किया था, रिजीम चेंज, सरकार पलट देना। सरकार पलट देना ये दुनिया की नज़र में आप नेबर फर्स्ट पॉलिसी के लोग हो, पड़ोसी प्रथम, और आप जाके सरकारें चेंज करा दे रहे हो। ये साहस के ऊपर की चीज़ हो गई ना। साहस का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर आक्रमण, हम कहते हैं ना हमने साहस से, तो दिल्ली का साहस नहीं टूटेगा, हम ऐसी सी बातें करते हैं ना। जो साहस मतलब हम इंतजार नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव पॉलिसी। भारत आज़ादी के बाद कैसी पॉलिसी का शिकार रहा? रिएक्टिव पॉलिसी, प्रतिक्रियात्मक नीतियों का शिकार रहा है। मतलब तुम पहले हमारे कुछ कांड कर दो, फिर हम कर्म करेंगे, फिर हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जो है वो हम ये चीज़ें बताएंगे। ये हमारी शुरुआत से आदत रही। हम जाकर अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल्स में रोएंगे, धोएंगे, चूड़ियाँ पटकेंगे अपनी, ठीक है। हम यही काम करते चले आए हैं आज़ादी के बाद से। अब हमने कहा नहीं, तुम आओ हमारे यहाँ कोई कांड करो, उससे पहले हम तुम्हारा कर्म ही हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं दुस्साहस। हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं और भारत लंबे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज होगा, पहले कूप कराना है, वहाँ के युवाओं को आंदोलित करना है खूब जम के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस को किसी भी रूप में देखो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। इस समय के हालात, अमेरिका अब तुम्हारा खुलकर दुश्मन है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चीन आपका दोस्त है नहीं, इसमें आपको डाउट होना चाहिए। पाकिस्तान आपका धर्म विरोधी, और वो एक पागल को उन्होंने पूरी सत्ता दे दी है, मतलब एब्सोल्यूट लीडर, उसके ऊपर कोई महाभियोग नहीं चल सकता, उसको कोई नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री भी उससे पूछ के बात करेगा। एक मैडमैन को तुमने क्या किया? न्यूक्लियर दे दिया। और भारत का जो सबसे बड़ी बाउंड्री जिसके साथ लग रही है, वहां पर एक भारत विरोधी रिजीम को सेट कर दिया। इससे ज्यादा खतरनाक हालात कभी भारत के आसपास नहीं थे। और भारत को इसमें विजयी होकर निकलना है, क्योंकि इसमें जब भारत विजयी होकर निकलेगा तो काफी लंबी शांति हमें मिलने वाली है। लेकिन उपद्रव तो होंगे, उपद्रव तो होंगे। अब मजेदार बात है कि इसमें भारत के लोग शामिल हो रहे हैं, वो जो हमारे देश में पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के जो है पैसे से चल रहे हैं, हमारी देश की चीजें जो कर रहे हैं। तो अगला जो मुझे स्टेप दिखाई पड़ रहा है कि इस बार युद्ध की बजाय हम वो करने जा रहे हैं जो हमने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। हम वो करने जा रहे हैं, और वो करने जा रहे हैं जो शायद हमारे सो कॉल्ड आदर्श के सिद्धांतों को बहुत तकलीफ पहुंचाने जा रहा है। कभी भारत के ऊपर आरोप नहीं लगे किसी देश में हमने ब्लास्ट कराए हों, कराना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इजराइल के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम इजराइल से सीखेंगे जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ ही होते रहे, हम तो आज तक ही भुगतते रहे ना कि कांड उन्होंने किए हैं। बाद में तो हम खाली इकट्ठा करके अपने लोगों के शव, फिर एक नेता आता है कि हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बदला लिया जाएगा, और बदला लेने के नाम पे यूनाइटेड नेशन में जाके हम छाती दहाड़ दहाड़ के रोते, मार दीस बहुत मारिस, ठीक है। हम जो है अपमान निंदा करते, तो निंदा बंदा हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें लगता है सामने वाला निंदा से घबरा जाएगा। अब गंदा आदमी निंदा से कहाँ से घबराएगा? तो हमने कहा ये निंदा फिंदा से काम नहीं चलने वाला, हमें वो करना पड़ेगा जिसको उसको टेस्ट नहीं है उस चीज़ का, जो हमें तो वो टेस्ट करा रहा है। ये फियर उसके बाजारों में नहीं है, उसकी जगह पे नहीं है, ये दर्द हमें उसको देना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें थोड़ा बेशरम तो बनना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल।
क्योंकि आचार्य चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता ही करनी चाहिए। आप अगर बिच्छू को ज्ञान दोगे कि देखो भाई जहर बुरा काटना, बिच्छू का काम है डंक मारेगा तो डंक मारेगा। तो अगला जो हमारा बहुत एक ऐसा चीज हम लोग आप लोग देखने जा रहे हैं जो भारत ने अभी तक कभी नहीं किया। भारत शांति का देश, अहिंसा का देश, पड़ोसियों के मामले में हस्तक्षेप की नीति हमारी रही है, नॉन इन्फिल्ट्रेशन, नॉन इंटरवेंशन। हम तो नाम वाले हैं ना, हम नामदार हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाने वाले देश है ना, इसी पक्ष में नहीं रहेंगे, हम अलग थलग रहेंगे, किनारे बैठा रहेंगे। अब भारत उल्टा हो गया इसका। अगर हित तो हमारे हितों की बात आएगी तो हम किसी भी देश में कुछ भी करेंगे। तो हमें बहुत जल्दी अपने बड़े सॉल्यूशन ढूंढने, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है। सॉरी, आपको फिर असली चीज नहीं पता। अगले 2 से 3 साल के अंदर भारत में इतने बड़े तनाव पैदा होने जा रहे हैं, इतने बड़े, जो 14-15 साल से भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उससे भी पहले से हो रही है। लगभग 3.5-4 करोड़ लोग अवैध रूप से इन बॉर्डर्स के आसपास इकट्ठा कर दिए गए। अंदर अंदर की कॉलोनीज बस चुकी हैं, इनके संसाधन है। जब इन लोगों की पहचान की जाएगी ना और इनसे कहा जाएगा कि आप देश खाली करो, फिर आप देखते जाइएगा। ये तो केवल एक लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो तुम्हें जो लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत बड़ा इशू है, बहुत छोटा इशू है वो। ये जब सर का डाटा, सर को क्यों रोकने की कोशिश की गई थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए? पूरा डेमोग्राफी का सिस्टम वहां पे चेंज है भाई, पूरा पॉलिटिकल पैटर्न हमारा चेंज है वहां का। क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के बाद अब किसकी बारी? बंगाल की बारी। आप मैप खोलकर जरा इनका जो है डेमोग्राफी चेक करिए, डेमोग्राफी चेक करिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा रियल डाटा जब आप देखेंगे। अगर नहीं हमने किया ना तो कश्मीर में भी 2-3 कश्मीर हमारे यहां अंदर पैदा होने जा रहे हैं। आज भी वहां अलगाववाद खत्म कहां हुआ है? ये जो डॉक्टर का बेस है वो कहां से आया? कश्मीर से आया ना। तो आज कश्मीर को डेवलपमेंट दे दें, सब कुछ दे दें, लेकिन वो अपने उसी भाव में जुटा हुआ है ना। कल महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आया है? आपको पता है हमारे देश में इनके लिए भी हमदर्द पैदा हो गए कि वो कितना डिसेंट सा आदमी था। आपको पता है ना, अपने परिवार को कितना प्यार करता था। शुरू हो गया, ये तुम्हारा देश है भाई। अगला सबसे खतरनाक तुम्हारी लड़ाई मीडिया के खिलाफ होने वाली है। जो तुम्हारा मीडिया है ना, वो अलग लेवल पे चल रहा है। यहां आप टीआरपी के लिए तुम्हारे पास जो अगर सबसे बड़ा जो क्रैकडाउन होगा वो मीडिया पे होना चाहिए। कोई किसी भी हद तक चला जा रहा है भाई, किसी भी हद तक चला जा रहा है। ये जो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी का चेक होना चाहिए कि इनमें पैसा आ कहां से रहा है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है। बहुत बड़े लेवल पे लड़ाइयां चल रही हैं। 3 साल बाद तुम देखना भारत को कितने, उससे पहले हमें अपने सारे अड़ोसी पड़ोसी निपटाने होंगे। इस समय हम रूथलेस नहीं हुए तो हमारे देश के अंदर सिविल वॉर कराने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। और 3 साल बाद ये सिचुएशन बहुत ही, आज आप लिख लेना, हम लोग अगर कभी संपर्क में रहे तो 3 साल बाद ये बहुत फेवरेबल कंडीशन होगी।